आज हमें करना है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमारी क्या होती है? एंगुलर फॉर्म। मतलब कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा एंगल भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक। और इसी के अंदर जो हमारे टॉपिक निकलते हैं पोलर फॉर्म से ही, पोलर फॉर्म और एंगुलर फॉर्म, इसी से हमारे जो टॉपिक और निकलते हैं वो हैं पोलर फॉर्म में एक निकलता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक निकलता है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म से हमारी ये दो टॉपिक और निकलेंगे। अब देखो पोलर फॉर्म हमारी क्या है? एंगुलर फॉर्म। सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसको आर्गेंट प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं या हम इसको यूनिट सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से करेंगे आर्गेंट प्लेन के अंदर? उसके लिए हम पहले वो ड्रॉ कर देते हैं अपने एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, negative x, positive y, and this is imaginary, this is negative y. z is equal to a plus iota b। तो अगर हम इसको z को डिनोट करते हैं यहाँ पर, सपोज दिस इज z a कॉमा b, दिस इज फॉर a प्लस आयोटा b। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। दिस इज o, let this point be a। suppose OA is making an angle theta, OA is making an angle theta with the positive direction of x axis। मतलब हमने इसमें एंगल इन्वॉल्व कर दिया। now we'll get the angular form। किस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। if I draw a perpendicular कंस्ट्रक्शन, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज 90 डिग्री। इफ दिस इज z a कॉमा b मीन्स OB इज a यूनिट एंड AB इज b यूनिट, देन OA विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z। तो मॉड्यूलस ऑफ z इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम डिनोट कर सकते हैं। सपोज वी डिनोट z, मॉड्यूलस ऑफ z बाय r। हमने इसको r से, यानी कि रेडियस ऑफ द यूनिट सर्कल और सर्कल, हम इसको डिनोट कर रहे हैं। लेट मॉड्यूलस z इज इक्वल टू r। इसका मतलब r हमारा क्या हो गया? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका ये फायदा रहेगा कि हमें बार बार अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा। मतलब जहाँ पर भी हमारा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा वो हमारा r लिखा जाएगा, या जहाँ पर भी r होगा तो अंडरस्टूड है कि वो हमारा मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर ये चीज़? तो ये हमारा r आ गया। अब हमें एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम a एंड b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल फाइंड आउट कर लें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका एंगुलर फॉर्म, पोलर रिप्रेजेंटेशन। वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से हमें मिलेगा
ओ बी दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओ बी इज व्हाट ए, तो ओ बी हमारा क्या डल जाएगा वैल्यू ए अपॉन आर इज इक्वल टू ए अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिल गया, ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ए का वैल्यू आ गया हमारा आर कॉस थीटा। क्लियर। इसी टाइप से ए बी अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। ए बी इज बी, so b upon r is equal to sin theta implies b is equal to r sin theta। b आ गया हमारा r sin theta। ये a एंड b की वैल्यूज हम इसके अंदर प्लेस कर दें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1। ठीक, putting the values of a and b in equation 1। इक्वेशन 1 में हमारा क्या है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। एंड हमारा यहाँ पर ए का वैल्यू क्या निकला था, आर कॉस थीटा। ए इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये वैल्यूज प्लेस कर दें। So z is equal to r cos theta plus iota r sin theta। Now we take out r common, so this is cos theta plus iota sin theta। This is the polar representation of the complex number a plus iota b, where theta is the angle made by the magnitude of z with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis, and here this theta is known as आर्ग्यूमेंट ऑफ z। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये जो थीटा निकला है, थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। मतलब अगर तुम्हारा पोलर फॉर्म निकल गया है तो तुम उससे आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो, और अगर तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट आ गया है तो तुम उससे पोलर फॉर्म निकाल सकते हो। दोनों तरीके से चल सकता है, पोलर फॉर्म से आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, और अगर पहले आर्गुमेंट निकाला है तो उससे तुम पोलर फॉर्म निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो पहले। ठीक, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। यानी ऐसे लिखते हैं इसको, आर्गुमेंट z और एम्पलीट्यूड z। ये क्या है हमारा, क्लियर। इस तरीके से हम आर्गुमेंट निकालेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखने का तरीका होता है। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ
writing polar form is CIS थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे साइन कॉस वगैरह पढ़ते हैं तो पोलर फॉर्म को हम CIS थीटा लिख सकते हैं, मतलब कि कॉस एंड साइन विद आर्गुमेंट थीटा, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर कहीं पर तुम क्वेश्चन करते हो, CBSE में तो नहीं मिलेगा, कोई कंपटीशन देते हो कोई सा भी, अगर वहाँ पे CIS थीटा अगर लिखा है, इसका मतलब वो पोलर रिप्रेजेंटेशन। आगे बात समझ में। अगर कहीं पर ये लिखा है जैसे CIS π/4, इसका मतलब दिस इज R cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। C is for cos, I is for iota, S is for sin and theta is the argument। क्लियर? किसी को कोई इसमें डाउट तो पूछ सकते हैं। सबको क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल से करेंगे कि हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास अब देखो दो फॉर्म हैं, कैसे करते हैं। यहाँ पर हम एक और चीज़ नोटिस कर रहे हैं, वी नो दैट दिस एंगल इज थीटा, हमने इसको लिया है। हमारे पास ये पता है ए और ये पता है बी, इसका मतलब हम थीटा को ए बी से रिलेट कर सकते हैं। थीटा को हम ए बी से इजीली रिलेट कर सकते हैं। क्या रिलेशन बनेगी? tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि दिस इज बी एंड दिस इज ए, ये एंड ये क्योंकि हम लेंथ लेकर चल रहे हैं, सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है 2, -3, मतलब 2 - 3 आयोटा अगर गिवन है, तो b जो है वो हम क्या लेकर चलेंगे? 3 लेकर चलेंगे, -3 नहीं लेकर चलेंगे। दोनों तरीके से कराऊंगा कि अगर तुम नेगेटिव साइन काउंट करोगे तो क्या कैसे होगा, नहीं करोगे तो कैसे होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर। तो बेटर रहता है वी राइट इट लाइक दिस, यानी कि रिलेशन क्या है, दैट tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो थीटा रिलेट कर गया हमारा, थीटा हमारा क्या है? आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट का ये रिलेशनशिप है। आर्ग्यूमेंट हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, इधर वी कैलकुलेट वी फाइंड द पोलर फॉर्म एंड देन टेक आउट द आर्ग्यूमेंट, और वी कैलकुलेट द आर्ग्यूमेंट फर्स्ट एंड राइट द पोलर रिप्रेजेंटेशन। जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है? इसको एक बार ही नोट डाउन कर लो, क्योंकि लिखने से थोड़ा सा वो हो जाएगा तुम्हें। अब देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है। आर्गुमेंट तो हमने देखा क्या था, थीटा था। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन -π, मतलब -π से लेके पाई तक की जो रेंज है वो हमारी क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कैसे? देखो अब -π to π क्या रेंज बनेगी हमारी? बीच में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर हम इसको ब्रेक करें तो क्या बनता है? -π 0 π, ये बनेगा ना। -π to π का मतलब ये है। तो जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो कहाँ तक लाई करेगा? 0 to π एंड π इज इन्वॉल्व। π हमारा क्या है? इन्वॉल्व है। तो 0 to
पाई, जिसके अंदर पाई जो है वो हमारा इन्वॉल्व है, ठीक है। पाई को हम काउंट करके चलेंगे और एक बनेगा ये -पाई टू 0, -पाई टू 0, लेकिन ये जो पाई है ये इन्वॉल्व नहीं होगा, -पाई जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। नेगेटिव एंगल का मैंने बताया था ना, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते तो एंगल इज पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो एंगल हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर हम -पाई टू पाई मतलब 0 से लेके डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो एंगल हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो -पाई जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, बट पाई इज इन्वॉल्व, ये ध्यान रखना है प्रिंसिपल आर्गूमेंट में। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं, एक प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे निकाला जाता है यहीं पर लेते हैं। सपोज z हमारा है a प्लस आयोटा b। इस केस में मैं क्या करता हूँ, a एंड b दोनों को ग्रेटर देन 0 ले लेता हूँ। इसका मतलब a भी पॉजिटिव है एंड b भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लेते हैं a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, केस 1, दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब क्या होगा, एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। इसका मतलब जो थीटा है वो हमारा कहाँ पर लाई करेगा, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों पॉजिटिव कब होंगे, रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0 एंड इमेजिनरी पार्ट of z is also greater than 0, मीन्स जो हमारा थीटा है वो कहाँ लाई करेगा, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर लाई करेगा, ये ठीक। ये हमारा क्या होगा, r होगा, ये परपेंडिकुलर, दिस इज b एंड दिस इज a, ठीक। डायरेक्टली हमारा जो थीटा है वो निकल जाएगा इसके अंदर। अब अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, हमारा जो tan थीटा है वो किसके इक्वल होगा, मॉड्यूलस b अपॉन a, और थीटा हमारा किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, वेयर थीटा बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 के बीच में ये बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। निकालें अब इसका आर्गुमेंट क्या बनेगा, इस वाले से tan थीटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा 1 कब होता है, 45 पे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, π/4 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो क्या बन गया, π/4। आगे चीज़ समझ में, इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आना चाहिए, इस रेंज से बाहर जा रहा है मतलब गलत कर रहे हो। क्लियर है ये सबको, case 2 our z is a plus
iota b. If a is real part is negative and imaginary part is positive, means a is less than 0 and b is greater than 0. मतलब real part of z is less than 0 and imaginary part of z is greater than 0. ठीक, तो इस केस में जो हमारा tan थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? मॉड्यूलस ही लेना पड़ेगा हमें क्योंकि a नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस ऑफ b अपॉन a ये हम कैलकुलेट करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ b अपॉन a. अब ये हमारा लाई कहाँ पर करेगा? a नेगेटिव b पॉजिटिव. इसका मतलब ये होगा, दिस इज z नेगेटिव a कॉमा b. ठीक, ये आएगा. क्लियर है? तो इस केस में दिस इज a यूनिट विद नेगेटिव साइन, दिस इज b यूनिट विद पॉजिटिव साइन. क्लियर? अब यहाँ पर मैं इस एंगल को कैलकुलेट कर सकता हूँ ना. ये मेरा सपोज एंगल है अल्फा, बट मेरा जो आर्गुमेंट है वो क्या होगा? थीटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है? ये एंगल. दिस इज थीटा. जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो हमारा क्या है? थीटा है. बट यहां पर हम कैलकुलेट कौन सा एंगल कर रहे हैं? अल्फा. ठीक, क्लियर? तो यहां पर अब हमारा थीटा कैसे निकलेगा? थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई. इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा. तो ये कंडीशन आ गई दैट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा व्हेन z lie in the second quadrant. क्लियर? जो एंगल है हमारा थीटा वो किस में? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो उस केस में हमारा जो थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगा. यानी हमें पहले अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन विल प्लेस द वैल्यू पाई माइनस अल्फा, तो हमें थीटा पता चल जाएगा डायरेक्टली. क्लियर? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा. Here a is -1, b is 1. Tan theta equal to modulus of imaginary upon real. So tan theta is equal to 1. ये आ गया. tan theta 1 कब होता है? पाई बाय 4 पे. इसका मतलब जो अल्फा है, ये जो पाई बाय 4 है वो हमारा क्या है? अल्फा. क्लियर? तो यहां पर जो अल्फा है वो हमारा पाई बाय 4 हो गया. थीटा हमारा पाई बाय 4 नहीं है, अल्फा इज पाई बाय 4, क्योंकि हमने ये जो एंगल है वो किससे फाइंड आउट करा है? अल्फा से. ठीक है? अब हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो किसके इक्वल है? थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा इज पाई बाय 4. सो थीटा इज पाई बाय 4. तो हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z है ये आ गया 3 पाई बाय 4. क्लियर?
case 3 z is a plus iota b when z lies in the third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो रियल पार्ट है वो भी नेगेटिव होगा एंड इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होगा, बोथ आर नेगेटिव. ठीक. Here a is less than 0 and b is less than 0. Real part is less than 0 and imaginary part is also less than 0. अब जो हमारा आर्गुमेंट है देखो, अब जो हमारा आर्गुमेंट है वो किसके इक्वल बनेगा. हमने जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज करी वो क्या है हमारी, -π to π where π is involved and negative π is not involved. ये रेंज हमने करी है. तो इसका मतलब 0 to π हम सिर्फ थीटा को यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते हैं, या हम थीटा को यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते हैं. हम इससे आगे नहीं जा सकते. अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम पाई से आगे मूव नहीं कर सकते, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव पाई से ऊपर नहीं जा सकते. यही हमारी प्रिंसिपल रेंज है. तो इसका मतलब अब जो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आएगा वो क्या होगा, दिस विल बी द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जो कि हमारा नेगेटिव थीटा होगा. क्योंकि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल हमेशा नेगेटिव होता है. तो ये हमारा क्या आ गया, नेगेटिव पाई. ठीक. और हमें ये पता है कि जो नेगेटिव थीटा है, ये पाई बोल दिया मैंने, दिस इज नेगेटिव थीटा. नेगेटिव थीटा प्लस एल्फा ये हमारा किसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल होगा. ठीक है ना. नेगेटिव थीटा प्लस एल्फा विल बी स्ट्रेट पाई. पाई रेडियन में चल रहा है, सबने वीडियो देख ली है ना. तो दिस इज पाई रेडियन. तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव थीटा इज पाई माइनस एल्फा. सो थीटा इज एल्फा माइनस पाई. सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा पाई माइनस एल्फा था, बट थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज एल्फा माइनस पाई. ठीक. क्लियर ये चीज. एग्जाम्पल लेते हैं. z is -1 minus iota. Here a is -1 and b is -1. Tan theta equals to -1 upon -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू. tan theta equals to 1. tan 1 कब होता है, π/4 पर. tan theta is equal to tan π/4. ये आ गया. इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू π/4. थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा माइनस पाई, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/4 माइनस पाई. सो दिस इज -3π/4. -3π/4. तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा हो गया -3π/4. क्लियर. नोट डाउन करो.
now case 4, z is a plus iota b. Here a is greater than 0 and b is less than 0. A greater than 0 and b less than 0 means real part of z is greater than 0 and imaginary part of z is less than 0 means theta lies in the fourth quadrant. This is कैसे लेकर चलेंगे, ऐसे आएगा बिकॉज पाई से तो ग्रेटर जा नहीं सकते, ऐसे घूम के यहाँ तो आ नहीं सकते हम, तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. तो जो हमारा थीटा है वो ये होगा एंड दिस विल बी नेगेटिव थीटा. यहाँ पर भी हमें अल्फा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों सेम ही रहेंगे, ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है ना. नाउ tan थीटा इक्वल्स टू ये हमारा होता है एग्जाम्पल सपोज दैट इज 1 माइनस आयोटा. तो जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक. tan थीटा इक्वल्स टू -1/1 का एब्सोल्यूट वैल्यू. सो tan थीटा इक्वल्स टू 1. tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4. इसका मतलब यहाँ पर जो अल्फा है वो किसके इक्वल आ रहा है, π/4 के. और जो यहाँ पर हमारा नेगेटिव थीटा है वो किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है. इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव अल्फा. ये आ गया. सिंपलाइज theta is equal to negative π/4. So argument of z is minus π/4. This is the principal argument of z, negative π/4. Clear? अब हम ये जितने भी हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड आउट करे हैं, एग्जांपल्स लिए हैं, इनको हम पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं. पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखें. पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, where थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल आर्गुमेंट. r इज द मॉड्यूलस ऑफ z. तो r हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर r हमारा क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z विच इज √(a² प्लस b². तो यहाँ पर हमारा जो मॉड्यूलस है वो किसके इक्वल आएगा, √2 ये. और हमारा आर्गुमेंट क्या निकला हुआ है यहाँ पर, π/4. तो इसका जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो क्या बन जाएगा, √2 cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4. दिस इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा. क्लियर. सेकेंड केस, इसके अंदर आप अगर हम देखते हैं, हमें मॉड्यूलस ऑफ z तो पता चल रहा है किसके इक्वल है, मॉड्यूलस z इज √(-1² प्लस 1² दैट इज √2. अब हमारा पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा इसका, z इज इक्वल टू r, आर्गुमेंट इज 3π/4 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4. मतलब अगर तुम्हारे पास आर्गुमेंट आ गया तो पोलर फॉर्म लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखना. ठीक. और अगर शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म पोलर फॉर्म हो जाएगा हमारा r सिस थीटा. ठीक है ना. तो ये बन जाएगा √2
CIS 3π/4 मतलब √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ठीक, क्लियर ये एक्सपेंशन। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा आर्गुमेंट आया था -3π/4, तो यहाँ पर हमारा मॉड्यूलस तो सेम √2 आया, पोलर फॉर्म √2 cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। ये इस तरीके से हम पोलर फॉर्म लिख सकते हैं।